Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, योर करंट अफेयर्स फैकल्टी। तो आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें स्वागत है। ये हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिकॉज करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स एक डायनामिक पार्ट होता है तो उसको कवर करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम वन टाइम इसका सॉल्यूशन लाएं। हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है दोस्तों उसको मल्टी डायमेंशन से हम कवर कर रहे हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो कवर कर रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों ये अदर एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस, जैसे यूपी का स्टेट पीसीएस आने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है, तो उसके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो अदर पीसीएस के एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ये जो क्लास है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी में 17% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स। एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, और शेयर ज़रूर करें। मैं हमेशा कहता हूं शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेयर करते रहें हमारी वीडियो, और जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उन ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, तब हमारा जो हार्ड वर्क है वो पे होगा। तो इसलिए शेयर करते रहिए, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। और दोस्तों मैं यहाँ से एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो आज से लॉन्च होने जा रहा है। और उसमें ऐसे फीचर हैं हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में और लोगों से, वो इतना डिफरेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में नए हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। आपको 4 पेपर होते हैं यूपीएससी के अंदर, जनरल स्टडीज 1 पेपर, जनरल स्टडीज 2 पेपर एंड जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल स्टडीज 4। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, और मैं एक चीज़ और, ऑप्शनल के 2 पेपर, तो उसके अंदर आपको दोस्तों आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे या आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी या आपने कभी आंसर नहीं लिखा होगा, मान लीजिए आपने प्रीलिम दिया और आपका प्रीलिम निकल गया लेकिन आपने कभी दोस्तों आंसर राइटिंग नहीं की, तो मैं 90% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। जब तक आप एक आंसर नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं इसमें अगर इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो आपको आपकी वीकनेस नहीं पता चलेगी। जब आपको आपकी वीकनेस ही नहीं पता चलेगी तो आप उसमें इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग का दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.feedbackies.com। आप इस पे देखेंगे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो कितना अफोर्डेबल है, उसको कोई भी खरीद सकता। हमने उसको बहुत कम पैसों में रखा है दोस्तों। तो इसलिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और देखें हमारी आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कितना बेहतर है। और दोस्तों जो नए बच्चे उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। हमने ये जो प्रोग्राम बनाया बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। हमने आंसर राइटिंग को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। हमने इसमें 1 मंथ का भी रखा है, 3 मंथ का भी रखा है और 6 मंथ का भी रखा है, और 1 ईयर का भी हमने इसमें 1 ईयर का भी प्लान रखा है। तो आप हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को पहले देखिए, फिर समझिए, और इसकी एक डेमो क्लास भी होगी दोस्तों कैसे हम इस प्रोग्राम को चलाने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए।
हम यूपीएससी को ही नहीं टारगेट कर रहे हैं, ये स्टेट पीसीएस की, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम जो ये प्रोग्राम है उसके अंदर हम बताएंगे जो इसके बेसिक्स हैं, जो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, जो इसके डायरेक्ट टिप्स हैं हम बताएंगे कि एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखा जाता है, एक बॉडी के पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और कंक्लूजन कैसा होता है, और इसके अंदर दोस्तों ये ऐसे भी लिखना सिखाया जाएगा आपको, एक अच्छा ऐसे दोस्तों कैसे लिखा जाता है। सारी चीजें हमने इस प्रोग्राम के अंदर डाली हैं। प्लीज हमारी वेबसाइट को आप विजिट कीजिए www.feedbackis.com। तो अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो आपको इतनी इंप्रेसिव वेबसाइट लगेगी, और जब हमारी जो कोर्सेज के फीचर्स देखेंगे तो आपको इंप्रेस करेगी हमारी वेबसाइट। तो इसलिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.feedbackis.com। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं आज के, हम अपनी क्लास अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम देखेंगे 5 जो यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम वो देखने वाले हैं दोस्तों। वो जो आर्टिकल हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्विकली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दोस्तों। ये मैंने 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें या कोई भी पीसीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा आपको पता होगा तो दोस्तों यूपी पीसीएस के अंदर क्या है, अब ऑप्शनल नहीं होता, तो आपको जो जीएस पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी अगर आप यूपी पीसीएस को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप यूपीएससी को भी क्लियर करना चाहते हैं तो जनरल स्टडीज जो है बहुत बड़ा की रोल निभाती है। तो आप जनरल स्टडीज के जो आंसर राइटिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो मैं आपको बताऊंगा जो हमारा आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारी एक एक्सपर्ट जो टीम है वो इस पे बैठेगी, वो इवेल्युएट करेगी, वो आंसर को की फ्रेम करेगी। हम मॉडल आंसर भी इसमें प्रोवाइड करेंगे, हम वीडियो भी इसके अंदर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो जनरल स्टडीज है उस पर आंसर राइटिंग पे खासकर दोस्तों फोकस देना है। तो आज के जो ये हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम देखते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, आपको पता होगा असम के अंदर एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दिब्रू साइखोवा। कौन सा नेशनल पार्क है? दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। उसका जो इकोसिस्टम है दोस्तों वो क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इन असम। तो उसका जो इकोसिस्टम है, जो इन्वेसिव स्पीसीज हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, नेटिव एंड इन्वेसिव स्पीसीज जो उनका जो इकोसिस्टम है उसको ऑल्टरिंग कर रही हैं, उसको खराब कर रही हैं। कौन कर रही हैं दोस्तों? इन्वेसिव, नेटिव इन्वेसिव जो स्पीसीज है वो इसको खराब कर रही हैं। तो हम ये देखेंगे ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आपको पता होगा तो यूपीएससी के जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसके अंदर क्या है, इन्वायरमेंट वाला ऑप्शन है। इन्वायरमेंट का पेपर है तो उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी लॉस पर, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें दोस्तों इकोसिस्टम सर्विसेज का जो टॉपिक है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जीएस पेपर 1 है जिसमें सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बारे में है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगला टॉपिक दें हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस विल के ऊपर। आपको पता होगा दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर साइमल्टेनियस जो बिल है उसको प्रेजेंट किया गया, लेकिन बहुत सारे जो एक्स सीजीआई हैं या एक्स जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उस पर कंसर्न जता रहे हैं। कंसर्न किस पे जता रहे हैं? कंसर्न जता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर है
वो बहुत अनलिमिटेड पावर हो जाएंगी। और डेमोक्रेसी के अंदर अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को या किसी भी अथॉरिटी को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है तो उसका मिसयूज होता है, फिर वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए क्या कंसर्न है दोस्तों, जो हमारे एक्स सीजीआई हैं संजीव खन्ना, उन्होंने क्या कहा है, संजीव खन्ना ने क्या कहा, अनफेटर्ड डिस्क्रिशन टू ईसी, अनफेटर्ड जो डिस्क्रिशन है ईसी को देना वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ये रिलेवेंस कैसे है, ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसके लिए ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखें, जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के रोल को डिफाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन को क्यों अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, क्यों अपॉइंट किया जाता है, उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और सुप्रीडेंट देना, डायरेक्शन देना किस किस का इलेक्शन कराना फ्री एंड फेयर। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना, असेंबली की बात करते हैं तो असेंबली का इलेक्शन कराना, अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना, और हम अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका इलेक्शन कराना। तो ये जो चार चीजें हैं इनका इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। किसका, पार्लियामेंट हो गया, असेंबली हो गई, कोई भी स्टेट असेंबली होगी दोस्तों, उसका जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करा जाएगा दोस्तों। और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा और वाइस प्रेसिडेंट का भी दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करा जाएगा। गॉट इट दोस्तों, आपको आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज के करंट अफेयर्स को हम कैसे लिंक करके पढ़ाते हैं। मैं आपको जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं मैं ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा हूं, हम इधर उधर का करंट अफेयर्स नहीं देखते, हम सिर्फ जो एग्जाम में आने वाला है या एग्जाम में आ सकता है या जो सिलेबस से लिंक है उसको ही दोस्तों देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो पार्लियामेंट की जो डिबेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। किस लिए दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं वो आईएसएस एब्रोड से वापस आए जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला स्पेस ट्रिप। जो शुभांशु शुक्ला थे वो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां से वापस आए और जो विकसित भारत 2047 का विजन है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, व्हाट इज द रीजन कि इस टॉपिक यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रीजन है दोस्तों, ये साइंस डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर है। क्या है, इंडिया जो नेपाल के रिलेशनशिप है उसके ऊपर, इंडिया नेपाल रिलेशन। जो मैं केपी शर्मा ओली वो क्या कर सकते हैं, इंडिया की विजिट पे आ सकते हैं। कब दोस्तों, सितंबर में आ सकते हैं। ये टॉपिक दोस्तों जीएस पेपर किसके लिए हो जाता है, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम इसमें देखेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी एंड बायलैटरल जो टाइज हैं उसको देखेंगे। और जो दोस्तों हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों में मेंस होने वाला है यूपीएससी का, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो जो अगर हम जीएस पेपर 3 को आप प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिबेट भी मैं बताऊंगा क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने जब प्रिपेयर करेंगे जीएस पेपर 3 को तो आपने टॉपिक बनाए होंगे करंट अफेयर्स के, मुझे कौन कौन से टॉपिक हैं यूपीएससी के मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, बिकॉज एक तो ये बहुत न्यूज में रहता है और सबसे बड़ी जो डिबेट है दोस्तों ईवी वर्सेस एथेनॉल ब्लेंडिंग। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल
ज़्यादा सस्टेनेबल है या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा सस्टेनेबल है, इस पर भी डिबेट होती है। ये जो टॉपिक होता है दोस्तों, ये जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है हमेशा से क्या रहता है, ये मेंस में यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। तो इस टॉपिक को मिस करना मतलब होता है कि आप अपने नंबर्स को लूज कर रहे हैं। आप जीएस पेपर 3 में जहां आपके ज़्यादा नंबर आने थे, आप मोर मार्क्स फैच कर सकते थे, आप इस टॉपिक को छोड़कर या इस टॉपिक पर प्रैक्टिस ना करके आप अपने नंबर को लूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और अगर आप चाहें दोस्तों, आप हमारा जो आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है, जो नए एस्पिरेंट है, आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.feedbackis.com पर विजिट करें और देखें हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कैसा है, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और जो अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं या बहुत अच्छे आंसर लिखना चाहते हैं और मेंस में अच्छे नंबर फैच करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, जो हमारी वेबसाइट है, क्या है दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.feedbackis.com। तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। तो आपको देखेंगे हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं दोस्तों, वो पाइपलाइन में, हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले। हमारा मेंटरशिप का भी प्रोग्राम आने वाला है, हिस्ट्री का भी प्रोग्राम, एथिक्स, ऐसे, और उसके बाद ये सारे प्रोग्राम के बाद हमारा फिर स्टार्ट होगा जो हमारा सेशन, जो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा वो होगा फाउंडेशन बैच। तो दोस्तों आप फीडबैक आईएएस से जुड़े रहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फीडबैक आईएएस से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा जो पहला आर्टिकल क्या है, द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। चलिए और क्विकली देख लेते हैं कि हमारा जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है। आगे बढ़ें दोस्तों। जैसे आपको पता होगा पहला आर्टिकल क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। अब जैसे पता होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, मैंने जैसे बताया दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग किन किन चीज़ों से होती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है दोस्तों, एक तो पेट्रोल के अंदर क्या करना है, आपको एथेनॉल का ब्लेंड करना है। अब मान लीजिए 80% पेट्रोल है और 20% क्या एथेनॉल की ब्लेंडिंग की गई, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इमिशन रिड्यूस होगा। आगे देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इसके। लेकिन जो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग ये किन किन चीज़ों से होती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होगी दोस्तों, शुगर केन से होगी, शुगर केन से, मोलासिस से होगी, मोलासिस से हम कर सकते हैं। तो और सारे जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं जिससे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक एल्कोहल टाइप होता है, एल्कोहल टाइप बनाते हैं हम, जिसको मिक्स किया जाता है पेट्रोल के अंदर। तो क्या होता है, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, जिससे क्या होता है, इमिशन को हम रिड्यूस करते हैं। अभी इंडिया जो है कितना एथेनॉल में ब्लेंडिंग कर रही है एथेनॉल में, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक तो ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दूसरा ये है दोस्तों कि हमारी एक डिबेट इसमें पैदा होती है, वो कि नहीं है एथेनॉल ब्लेंडिंग बेटर है या जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम वो कर रहे हैं कि उससे कार्बन इमिशन ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, या जो हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, जो हम डिपेंडेंसी है हमें क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्या करते हैं, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। इस वजह से जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस टॉपिक को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं इम्पैक्ट क्या है दोस्तों।
दोस्तों अभी जो क्या कर रही है इंडिया, क्या कर रही है इंडिया जो है 20%, अभी इंडिया क्या कर रही है 20% ब्लेंडिंग कर रही है। कितना? 20% ब्लेंडिंग कर रही है एथेनॉल का, किसमें? पेट्रोल में। क्या 80% पेट्रोल होगा और 20% क्या होगा? एथेनॉल होगा। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो नेशन वाइड किया गया है। कितना? मैंने जैसे बताया 20% तो एथेनॉल, 20% तो एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा और 80% क्या होगा? उसमें पेट्रोल होगा। और दोस्तों टारगेट कितना था? तो दोस्तों जो 20% का हमने जो टारगेट रखा था कि हमें 20% की ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में, जो हमारा टारगेट था दोस्तों वो कितना था? वो 2030 था, 2030 था। लेकिन हमने 5 साल पहले ही उसको अचीव कर लिया। कितना? टारगेट अचीव 5 ईयर्स अहेड 2025 इंस्टेड ऑफ 2030। हमने 5 साल पहले ही उसको क्या कर लिया? अचीव कर लिया। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है दोस्तों 1.5% इन 2014 एंड 20% एंड 2025। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम 2014 की बात करते हैं, जो एथेनॉल में ब्लेंडिंग की जा रही थी वो कितनी की जा रही थी दोस्तों? 1.5% की जा रही थी। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो हमने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, भारत ने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कि दोस्तों हम जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं अब हम 20% कर रहे हैं। कहाँ 2014 में 1.5% करते थे, अब हम कितनी कर रहे हैं? 20%। हमारा जो टारगेट था इसको अचीव करने में वो 2030 था, लेकिन हमने इतना अच्छा काम किया कि हमने इसको 2025 में ही क्या कर लिया? अचीव कर लिया। अब दोस्तों गवर्नमेंट का क्लेम क्या है? व्हाट आर द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडिंग से होगा क्या? व्हाट आर द बेनिफिट दोस्तों? जो लोअर इमिशन, जैसे मैंने बताया, अगर पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाएगी 20% की तो उससे क्या होगा? जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या किसी चीज में भी पेट्रोल का यूज करते हैं तो क्या होता है? कार्बन का इमिशन बहुत ज्यादा होता है। जब उसमें एथेनॉल में ब्लेंडिंग की जाएगी तो क्या होगा? जो कार्बन का जो इमिशन होगा वो रिड्यूस होगा। क्या होगा? लोअर कार्बन इमिशन होगा। और दूसरा, फार्मर की इनकम बूस्ट होगी। जैसा मैंने बताया, अगर फार्मर की इनकम बूस्ट कैसे हो सकती है? मैंने जैसे बताया दोस्तों, आपको ये जानना पड़ेगा कि एथेनॉल बनता कैसे है और एथेनॉल की ब्लेंडिंग कैसे होती है पेट्रोल के अंदर। तो एथेनॉल किससे बनता है? शुगर केन से बनता है, मोलासिस से बनता है। अगर दोस्तों एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में की जाएगी तो उससे क्या होगा? शुगर केन को खरीदा जाएगा और मोलासिस को खरीदा जाएगा। इससे क्या होगा? जो फार्मर्स की जो इनकम है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। और मैंने आपको इनिशियली वीडियो में बता दिया था, जब मैंने इस आर्टिकल को लिया था, मैंने बताया था जो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो है क्रूड ऑयल की। हम इंपोर्ट बहुत करते हैं क्रूड ऑयल, जिससे क्या होता है? हमारा इंपोर्ट बिल क्या होता है? इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट में हम चले जाते हैं। अगर हम बात करें, हम रशिया से क्रूड ऑयल बहुत खरीदते हैं, हम ईरान से क्रूड ऑयल बहुत खरीद रहे हैं, तो हमारा इन कंट्रीज के साथ क्या है दोस्तों? ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जब हम एथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो इससे क्या होगा? जो हमारा जो इंपोर्ट बिल जहां था वो इंपोर्ट बिल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। वो इंपोर्ट बिल को क्या होगा? इंपोर्ट बिल जो होगा दोस्तों वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 3 जो मेजर चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम कर रही है आफ्टर द 20% ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। आगे बढ़े, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एथेनॉल और ये पेट्रोल है। मैंने ये पिक्चर ली है। तो एथेनॉल को ब्लेंडिंग करने के मैंने इंपैक्ट बताए कि आपको के इंपैक्ट क्या पड़ेंगे एथेनॉल को ब्लेंड करने के। आगे बढ़े और देखते हैं। अच्छा, कंज्यूमर रिएक्शन क्या है? व्हीकल्स ओनर क्या कह रहे हैं? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर का रिएक्शन क्या है। क्या जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, जो सारी व्हीकल्स हैं, ओल्ड हो या न्यू हो, उनके लिए वो कंपेटेबल है या नहीं है? और कंज्यूमर का क्या रिएक्शन है? इससे जो माइलेज पे कितना फर्क पड़ेगा? क्या माइलेज इंक्रीज होगा या माइलेज डिक्रीज होगा? और इसका जो इंपैक्ट है वो कंज्यूमर का रिएक्शन हम देखने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर रिएक्शन व्हीकल्स, अगर हम कंपैटिबल की बात करते हैं, जो 2023 के बाद जो गाड़ियां होंगी, 2023 पोस्ट 2023 के बाद जितनी भी व्हीकल्स होंगे वही कंपेटेबल है किसके साथ? जो E20 जो ब्लेंडिंग की जाएगी, 20% जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाएगी, ओल्ड जितने भी व्हीकल्स हैं वो कंपेटेबल नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्या नाम है? जो हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो कंपेटेबल नहीं होंगे। क्या है? न्यू व्हीकल्स पोस्ट 23 आर E20
कंपेटेबल। अगर हम दोस्तों कंसर्न की बात करें क्या, अगर हम कंसर्न देखते हैं जो ओल्ड व्हीकल्स होंगी तो उसमें क्या हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जो रबड़ होगी उसमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, प्लास्टिक को रिप्लेस करना पड़ेगा, और जो इंजन पार्ट्स हैं, जो इंजन पार्ट्स होंगे नीड टू बी रिप्लेसमेंट। अगर हमें E20 ब्लेंडिंग करनी है, उन गाड़ियों में E20 ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल देना है तो हमें प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट चाहिए, रबड़ का रिप्लेसमेंट चाहिए, और जो इंजन है उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जो ओल्ड जो व्हीकल्स हैं वो काम ही नहीं करेंगी E20 ब्लेंडिंग के। गॉट इट दोस्त, गॉट इट दोस्तों। और अगर हम आगे देखें दोस्तों, सर्वे क्या कहता है, हमने सर्वे कराया, लोकलिटीज क्या कहते हैं, क्या सर्वे है दोस्तों कि 60% जो ऑनर हैं, 66% जो ऑनर हैं इस मैंडेट के खिलाफ हैं, 60% ऑनर अगेंस्ट दिस मैंडेट। और इश्यूज क्या है दोस्तों, इशू क्या है कि अगर हम मान लीजिए हम एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल है वो अपनी बाइक में यूज कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, उससे प्रॉब्लम आ रही है माइलेज ड्रॉप हो रहा है, जो माइलेज है गाड़ी का वो ड्रॉप हो रहा है, और जो हायर मेंटेनेंस कॉस्ट है, मान लीजिए हमने पेट्रोल उसके अंदर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल दिया, तो सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, जो माइलेज है, एक तो माइलेज है वो ड्रॉप हो रहा है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत हाई है। तो इसलिए जो कंज्यूमर है उसके लिए ये अभी इफिशिएंट नहीं है और ना अफोर्डेबल भी नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम नीति आयोग की बात करें, व्हाट आर द सजेशन ऑफ नीति आयोग, या नीति आयोग क्या कह रही है दोस्तों, नीति आयोग क्या कह रही है, नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि टैक्स इंसेंटिव टू ऑफसेट द इफिशिएंसी लॉ, जो टैक्स इंसेंटिव टू ऑफसेट द इफिशिएंसी लॉस। और देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर इंपैक्ट, क्या है, व्हाट आर द एग्रीकल्चर इंपैक्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम एथेनॉल को ब्लेंड करते हैं तो उसके जो इंपैक्ट है एग्रीकल्चर के वो क्या पड़ेंगे। अगर हम शुगर केन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो शुगर केन का प्रोडक्शन 2015 में कितना था और 2025 में इसका कितना हो गया। जो शुगर केन का प्रोडक्शन था 2014 की बात करते हैं तो 40 करोड़ लीटर था, कितना, 40 करोड़ लीटर था। अगर हम 2025 की बात करें कितना हो गया है, 670 करोड़ लीटर हो गया है, कितना, 600, जो 670 करोड़ लीटर हो गया है शुगर केन का। इससे क्या हुआ है दोस्तों, इससे क्या है, जो फार्मर की जो इनकम है कितनी हो गई थी, 1.2 लाख, फार्मर्स अर्न कितना हुआ, 1.2 लाख करोड़ सिंस 2015 से 1.2 लाख करोड़ कितने किए, फार्मर ने अर्न किए। एनवायरमेंट कॉस्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द एनवायरमेंट कॉस्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। अगर हम एनवायरमेंट कॉस्ट देखें, अगर हम इन्वायरमेंट कॉस्ट देखें तो आपको जैसे पता होगा शुगर केन जो क्रॉप है वो वाटर ग्रेजलिंग क्रॉप है, उसमें वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमें 1 टन शुगर केन का प्रोडक्शन करना है तो उसमें हमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, 1 टन के लिए दोस्तों 2-3 लाख लीटर, 2-3 लाख लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो शुगर केन है वो वाटर ग्रेजलिंग जो है क्रॉप है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। एक तो एनवायरनमेंट का कॉस्ट जो है कि बहुत ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो क्योंकि महाराष्ट्र जो है वहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है, तो वहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा ग्राउंड वाटर का। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें पानी का ज्यादा यूज किया जाएगा तो ओवर एक्सट्रैक्शन होगा ग्राउंड वाटर का। और 30% जो इंडिया की लैंड है वो कैसी है, 30% जो इंडिया की लैंड है वो डिग्रेडेड हो रही है। ऐसा जो इसरो का जो एटलस है उसमें दिखाया गया है, कितना, इसरो एटलस 2021 में कि 30% लैंड ऑफ इंडिया की डिग्रेडेड हो रही है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट की बात करते हैं, मान लीजिए हमने एथेनॉल किससे बनाया, हमने राइस से बनाया, हमें राइस, अगर हम एथेनॉल राइस से बनाते हैं तो कितना 5.2 मिलियन टन की हमें राइस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कॉर्न की बात करें तो 34% जो है कॉर्न हमें क्या करना पड़ेगा, एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो 30% जो कॉर्न है वो एथेनॉल के डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी,
प्रॉब्लम ये आएगी दोस्तों, जो हमारी कंट्री के लिए या हमें खुद के लिए, हमें अपने देश के लिए जो फूड है वो फूड क्राइसिस आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? फूड का क्राइसिस आ जाएगा। हमारे लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फूड फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए फूड का क्राइसिस आ जाएगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट में। इससे क्या होगा दोस्तों? जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। और जो मेज है, तो मेज का हम इंपोर्ट करेंगे वो 6 गुना बढ़ जाएगा। कितना? जो मेज का इंपोर्ट है दोस्तों 6 गुना बढ़ जाएगा अगर हम एथेनॉल का ब्लेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चर का इंपैक्ट, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम एथेनॉल को ब्लेंडिंग इसी पेस से करते रहे दोस्तों। की कोशिश करते हैं एथेनॉल वर्सेस ईवी ट्रांजिशन। एथेनॉल वर्सेस ईवी ट्रांजिशन। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है दोस्तों वो कितना CO2 को सेव कर सकती है? जो CO2 का एमिशन है उसको कितना कम कर सकती है दोस्तों? CO2 का एमिशन कर सकती है 700 लाख टन। कितना? 700 लाख टन जो CO2 का एमिशन है उसको क्या कर सकती है? उसको रिड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोटेंशियल है डीकार्बोनेशन का वो मच हायर है। किससे? ये एथेनॉल ब्लेंडिंग से। ईबी पोटेंशियल डीकार्बनाइजेशन मच हायर। किससे मच हायर? जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है। और जो इंडिया का जो ईवी पेनिट्रेशन है वो कितना है? इंडिया का ईवी पेनिट्रेशन, इंडिया का जो ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो कितना है दोस्तों? वो है 7.6%। कितना है? 7.6% है। अगर बात करें चाइना का, बात करें अगर हम चाइना का बात करें, यूरोपियन यूनियन का बात करें या रशिया की बात करें तो वहां पर कितना पेनिट्रेशन है? वहां पर है दोस्तों 20% का पेनिट्रेशन है। कितना? 20%। मच हायर है इंडिया से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है। अच्छा, चैलेंजेस क्या है दोस्तों? व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों वो क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज है रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या? इंडिया क्या करती है? इंपोर्ट करती है। रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट डिपेंडेंसी, एलिमेंट डिपेंडेंसी। और इसमें डोमिनेट्स कौन करता है? इसमें जो डोमिनेट्स करता है वो है चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट में। तो हमारी जो रेयर अर्थ एलिमेंट की जो डिपेंडेंसी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। ईवी मेक्स लाइक मारुति सुजुकी सप्लाई डिसरप्शन। जो मारुति सुजुकी जो सप्लाई है वो डिसरप्शन हो रही है ईवी की वजह से। गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग, क्या नेगोशिएटिंग कर रही है गवर्नमेंट? किससे नेगोशिएटिंग कर रही है? गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कर रही है चाइना से। किस चीज के लिए नेगोशिएटिंग कर रही है? जर्मेनियम के लिए। ऑन जर्मेनियम एंड जो रेयर अर्थ एलिमेंट है REE, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसके लिए नेगोशिएटिंग कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए वो चाइना के ऊपर है, क्योंकि चाइना क्या करता है? इसको डोमिनेट करता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ईवी के लिए क्या हो जाता है? वो ईवी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम उसको इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हम इस पे एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है मेंस का क्वेश्चन?
इस पर एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेंस क्वेश्चन? जीएस पेपर 3 के लिए जो मेंस का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर हम देखें, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन ऑन मस्ट बैलेंस, जो इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन है मस्ट बैलेंस करना चाहिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, और डिस्कस विद द रेफरेंसेस टू एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ईबी एडॉप्शन। जो ईबी एडॉप्शन है और जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको हम सस्टेनेबल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, वही है ट्रांजिशन मस्ट बैलेंस। ट्रांजिशन जो होना चाहिए किससे बैलेंस होना चाहिए? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से होना चाहिए विद इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें डिस्कस करना है और रेफरेंस देना है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है और जो ईबी एडॉप्शन है उसको लेकर। तो आप इसका जो आंसर है मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दोस्तों इसका जो है कंक्लूजन कैसा होना है। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे लिखकर भेजिएगा, मैं ज़रूर इसको डेफिनेटली इवेल्युएट करके आपको इस पर रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। समझने की कोशिश कर रहे थे जो दोस्तों, जो डिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है असम के अंदर, वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ जो इन्वेसिव स्पीसीज है वो कैसे इकोसिस्टम को क्या कर रही है, ऑल्टर कर रही है, कैसे जो ग्रासलैंड है उसको खराब कर रही है, और जो साइखोवा जो नेशनल पार्क है उसमें कौन से जो फेरल हॉर्सेस हैं, वो ओनली हैबिटेट फेरल हॉर्सेस जो इस पार्क के अंदर रहते हैं। कौन से हॉर्सेस हैं दोस्तों? फेरल हॉर्सेस। जो फेरल हॉर्सेस हैबिटेट हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो हैबिटेट है, वो जो क्या कर रही है, इन्वेसिव स्पीसीज खराब कर रही हैं। अनवेलकम गेस्ट नेटिव एंड इन्वेसिव प्लांट्स इन डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के अंदर क्या हो रहा है, उनका जो इकोसिस्टम है उसको अल्टर किया जाता है। ओनली हैबिटेट इन इंडिया ऑफ फेरल हॉर्सेस। जो इकोसिस्टम को ऑल्टर किया जा रहा है उसका रीजन क्या है, वॉट आर द रीजन, की ड्राइवर क्या है? एक तो सबसे बड़ा जो की ड्राइवर है क्या है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर में फ्लड आता है, एक तो सबसे बड़ा रीजन क्यों है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर से क्या आते हैं दोस्तों, इन्वेसिव स्पीसीज आते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लड। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर। तो ये तो सबसे बड़े की ड्राइवर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें अलार्मिंग चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है उसके अंदर जो है, उसके अंदर अलार्मिंग चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या उसका इकोसिस्टम खराब हो रहा है। देख लेते हैं कि नेटिव एंड इन्वेसिव स्पीसीज हम कौन कौन सी आइडेंटिफाई की हैं। अब हम देख लेते हैं नेटिव और इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी आइडेंटिफाई की हैं दोस्तों। ये जो एरिया है ये है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क का एरिया है, और आप देख सकते हैं, देखिए ये इकोसिस्टम कैसे खराब किया जा रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम, ये फेरल, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर फेरल हॉर्सेस रहते हैं, कौन से फेरल हॉर्सेस, ओनली हैबिटेट इंडिया जहाँ फेरल हॉर्सेस रहते हैं वो कौन सा है, वो डिब्रू साइखोवा एरिया है। तो उसको कैसे खराब किया जा रहा है दोस्तों। अगर हम देखें कि नेटिव और इन्वेसिव स्पीसीज कौन कौन सी हैं जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के अंदर डेवलप हुई हैं और जो इकोसिस्टम में अलार्मिंग चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वहाँ के जो हैबिटेट हैं उनका जो है सर्वाइविंग रेट बहुत कम हो रहा है। अगर हम नेटिव एंड इन्वेसिव स्पीसीज जो आइडेंटिफाई की हैं वो कौन कौन सी हैं, ये टॉपिक जो है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 का प्रीलिम दे रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेटिव ग्रासलैंड इन्वेडर्स क्या है दोस्तों, वो है बोम्बाक सेवा सिमालू। क्या है, बोम्बाक सेवा एंड सिमालू एंड लार्जेट्रोमिया स्पोसा अजर। तो ये क्या है, ये नेटिव स्पीसीज हैं। अगर हम इन्वेसिव स्पीसीज की बात करते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज में कौन कौन सी है, श्रब्स हैं। श्रब्स में कौन कौन है दोस्तों, क्रोमोलेना, ओडोरटा एंड एजिरेटम एंड कॉनियोजिट्स। ये क्या है, श्रब्स हैं जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो इकोसिस्टम को बहुत हार्म कर रही हैं। हर्ब की बात करें तो पार्थेनियम, हाइसोटेरोफोरस, एंड क्लेम्बर की बात करें तो मिकानिया एंड माइक्रेंटा। तो ये जो जितने भी हैं नेटिव और इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो मैंने बताई, बहुत ऑल्टर कर रही हैं जो इकोसिस्टम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क का। ये कहाँ पर है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क,
ये असम के अंदर है। तो लैंड यूज एंड लैंड कवर की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, हम कर रहे हैं डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की। अगर हम लैंड यूज देखें और लैंड कवर चेंजेस देखें 2014 से 2024 में, 2000 में क्या था दोस्तों, जो ग्रास लैंड थी वो कितनी थी, 28.7% और 425 स्क्वायर किलोमीटर था। कहाँ का, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में कितनी थी, 28% जो थी वो क्या थी, वो ग्रासलैंड थी। 28% ग्रासलैंड थी और कितनी थी, 425 जो स्क्वायर किलोमीटर है उसके एरिया में फैली हुई थी ग्रासलैंड। अगर हम 2013 की बात करें, वो जो श्रब लैंड था, श्रब लैंड जो था डोमिनेंट बना, वो कितना था, 81.31%। जो 31% क्या था दोस्तों, श्रब लैंड था जो डोमिनेंट था। कहां पर, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में। 2024 की बात करते हैं, 2024 में क्या हुआ, ये फॉरेस्ट जो था, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट था वो एक्सपेंड हो गया 80.52% से अब 80.52% स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो 23.47% था। रिजल्ट क्या है दोस्तों, शार्प डिक्लाइन हुआ है ग्रासलैंड जो है, जो उस नेशनल पार्क की, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की जो ग्रासलैंड है वो बहुत डिक्रीज हुई है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हुआ है, जिससे क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है और जो कार्बन स्टोरेज होती थी उसका भी लॉस हो गया है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और जो कार्बन स्टोरेज हो रही है दोस्तों उसका भी लॉस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो फेरल हॉर्सेस थे उनका जो नंबर्स है दोस्तों वो भी रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। ग्रासलैंड जब रिड्यूस हो रहा है, जब इकोसिस्टम में पूरा ग्रासलैंड पर डिपेंडेंट था, ग्रासलैंड कितना था दोस्तों, 28%। हाँ, डिब्रू साइखोवा में कितना ग्रासलैंड है दोस्तों, 28% है। उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे जो ग्रासलैंड डिपेंडेंट जो स्पीसीज हैं उनको क्या हो रहा है, उनके जो हैबिटेट है वो कोलैप्स हो रहे हैं, उनके जो हैबिटेट है वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो हैबिटेट कौन कौन से जो एनिमल्स हैं या जो स्पीसीज हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनका हैबिटेट है वो कोलैप्स हो रहा है ड्यू टू द ग्रासलैंड रिड्यूस। तो सबसे पहला जो है दोस्तों कौन सा है, बंगाल फ्लोरिकन। क्या है, बंगाल फ्लोरिकन जो क्या है, ग्रासलैंड पर डिपेंडेंट है। और अगर हम दूसरा देखें दोस्तों, दूसरा है हॉग डियर। दूसरा जो है हॉग डियर, वो भी क्या है, वो ग्रासलैंड पर डिपेंडेंट है, हॉग डियर। अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा कौन है, जो ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनका जो है जो हैबिटेट है वो कोलैप्स हुआ जा रहा है दोस्तों, वो तीसरा कौन सा है दोस्तों, ग्रास बैबलर, स्वाम्प ग्रास बैबलर। तो ये जो तीन है जिनका जी क्या स्पीसीज का जो हैबिटेट है वो कोलैप्स हो रहा है या वो लॉस हो रहा है। तो डिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है वो होस्ट करता है क्या, ओनली हैबिटेट है यहाँ पर कितने, यहाँ पर 200 से ज्यादा जो है फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पर वो हैबिटेट है फेरल हॉर्सेस का, 200 से ज्यादा क्या है यहाँ पर फेरल हॉर्सेस को फाउंड किया गया है दोस्तों। क्या है दोस्तों, व्हाट आर द रिकमेंडेशन। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो दोस्तों रिकमेंडेशन क्या है, व्हाट आर द रिकमेंडेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि दोस्तों ब्रह्म, मैंने जैसे बताया इसकी की ड्राइवर क्या है, एक तो जो रिकरिंग होता है ब्रह्मपुत्र जो फ्लड्स आता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, और जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी ये ग्रासलैंड रिड्यूस हो रही है, या क्या कह सकते हैं जो इकोसिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरिंग चेंज आ रहा है या अलार्मिंग चेंज आ रहा है। तो हमारी क्या रिकमेंडेशन है, हम इसको कैसे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन। सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है या सबसे बड़ा, हम जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जो इन्वेसिव स्पीसीज है उसको कंट्रोल करना होगा। सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन ये है दोस्तों, और हमें जो सर्वेलाइंस है और जो स्टाफिंग है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। हमें सर्वेलाइंस को इंप्रूव करना पड़ेगा और जो स्टाफिंग है दोस्तों उसको इंप्रूव करना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, जो नेशनल पार्क के आसपास जो विलेज हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या है, ग्रासलैंड लॉस होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रीलोकेट करना चाहिए। रीलोकेट फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फॉरेस्ट विलेजर्स को हमें क्या करना चाहिए,
हमें रीलोकेट करना चाहिए, तब हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक जो प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है। तो उससे क्या है, जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो इकोसिस्टम क्या हो रहा है, ऑल्टर होता है, वो आपको वो क्या होगा, ऑल्टर नहीं होगा, उस पर क्या होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ऑल्टर नहीं होगा, अलार्मिंग चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। सबसे लास्ट क्या है दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी कंजर्वेशन करना चाहिए, जो कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कम्युनिटी कंजर्वेशन ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, तब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों। अच्छा, ये जो टॉपिक है किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 3 एक इन्वायरमेंट वाला जो, और दोस्तों ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो लोकसभा की जो दोस्तों डिबेट है वो इम्पैक्ट हो गई, किस वजह से हो गई, वो जो लोकसभा की जो डिबेट है उसको पोस्टपोन किया गया। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जो हमारे जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं वो कहाँ से वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कहाँ से, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से। लोकसभा टू डिबेट इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है, जो कहाँ गए थे दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, उनका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला। जो शुभांशु शुक्ला हैं वो क्या है दोस्तों, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए, तो उनका वेलकम किया है। किस किस ने वेलकम किया है, जो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वेलकम किया है, और जो हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र जी, उन्होंने इसका वेलकम किया है। मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा किस किस ने वेलकम किया है। तो आफ्टर द डिसरप्शन इन पार्लियामेंट ओवर द बिहार इलेक्टोरल रोल डिलीशन पे क्या करना था, डिबेट होनी थी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ग्रुप ऑफ कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्या है, उनका वेलकम हुआ है। स्पेस प्रोग्राम रोल इन अचीविंग द विकसित भारत एट द रेट 2047। तो हमारा जो एम है कि 2047 तक हमें क्या बनाना है, विकसित भारत बनाना है। एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू द अगस्त 17 2025, अगस्त 17 को क्या है, वो वापस आ गए थे। किसने रिसीव किया है, दिल्ली के सीएम और जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने, और बिल मीट पीएम मोदी का क्या विजन है कि 79th इंडिपेंडेंस डे पे हाईलाइट किया था, क्या, शुभांशु जो शुक्ला हैं उनके बारे में। आगे देखें, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है शुभांशु शुक्ला। कौन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शुभांशु शुक्ला जिनका वेलकम किया, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, और जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, वेलकम किया है। आगे बढ़े। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ दिस डिबेट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट्री रिलेवेंस reflect the national achievement in science and technology become the part of political and legislative discourse। और एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट रोल इन शेपिंग द स्ट्रेटेजिक विजन स्पेस पॉलिसी 2047, स्पेस डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने क्या ज्वाइन किया है, वो सिलेक्ट नेशन है जो ह्यूमन प्रेजेंस एट ISS। इंडिया क्या है दोस्तों, चौथा कंट्री बनने जा रहा है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्या भेजा है, ह्यूमन को भेजा है। बूस्ट इंडियाज क्रेडिबिलिटी एंड कोलैबोरेटिव मिशन एंड इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन प्लान। विकसित भारत 2047 के क्या गोल हैं, विकसित भारत एट द रेट 2047 के गोल्स क्या हैं जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने दिए। स्पेस टेक एज अ मल्टीप्लायर फॉर कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी, agriculture, remote sensing and crop monitoring, and climate resilience, disaster early warning, and defense strategic deterrence। आगे बढ़े, डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस। ये टॉपिक जो है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैंने जैसे बताया दोस्तों, जो साइमल्टेनियस जो बिल है उसके ऊपर जो है कंसर्न जताएं बहुत सारे जो एक्स सीजीआई हैं या जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने साइमल्टेनियस जो इलेक्शन का जो साइमल्टेनियस जो इलेक्शन बिल है उसके ऊपर क्या है कंसर्न जताएं। जो हमारे एक्स सीजीआई हैं, कौन है, संजीव खन्ना। जो एक्स सीजीआई हैं, जो हमारे एक्स सीजीआई हैं पॉलिटिकल बिल, जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या है उन्होंने जस्टिस जो संजीव खन्ना है उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन को इस बिल के अंदर जो अनलिमिटेड पावर दी जा रही है वो डेमोक्रेसी के लिए कैसी है, वो दोस्तों डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है, वो डेमोक्रेसी के लिए वाइबल नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, वाइबल नहीं है, और वो क्या है, बहुत डेंजरस है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। जो संजीव खन्ना जो एक्स सीजीआई थे, अब हम समझते हैं दोस्तों जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने क्या किया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल है उसको क्या कर रही है, वो स्क्रूटनाइज कर रही है। उसको क्या कर रही है, उसको स्क्रूटनाइज कर रही है। जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होंगे वो कैसे करेंगे। जैसे आपको पता होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है जो पार्लियामेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का इलेक्शन, और असेंबली मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका इलेक्शन एक साथ कराएंगे, एक साथ टुगेदर होगा। अभी क्या होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो अलग होता है, और जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर स्टेट का इलेक्शन अलग अलग टाइम पे कराया जाता है। तो क्या होता है, उससे एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और टाइम का लॉस होता है, और जो वोटर्स हैं दोस्तों उनका ट्रस्ट टूटता है। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो हमारे प्यारे प्रेसिडेंट थे, जो हमारे प्यारे प्रेसिडेंट थे कोविंद जी, उन्होंने क्या उन्होंने हेड किया उसको। तो एक कमेटी बनाई गई, उस पर क्या उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, वो प्रेजेंट किया, उसी के ऊपर इस बिल को बनाया गया है। तो बिल में बहुत सारी कमियां बता रहे हैं जो एक्स सीजीआई हैं या जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको अनलिमिटेड पावर दी जा रही है, उसके ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न है असेंबली। अच्छा, फॉर्मर सीजीआई जो संजीव खन्ना है उन्होंने क्या रिटन ओपिनियन दी है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा बिल जो है, जो ये बिल है इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, वो वैलिड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट नॉट नेसेसरली डिजायरेबल और रिक्वायर्ड। बट इस बिल के लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी और ना ही डिजायरेबल है ये बिल, ना तो इसकी नेसेसरी थी कोई और ना डिजायरेबल है। और आगे क्या कहते हैं कि इसका कंसर्न क्या है, फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म होगा उसका, फेडरलिज्म का जो इशू है वो और ज़्यादा निकल के आएगा। आपको पता होगा जो सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो जो इशू है फेडरल स्ट्रक्चर का, वो इशू हमेशा से निकलता आया है। बीजेपी में और जो अदर रूलिंग पार्टी हैं उनमें हमेशा टसल चलता रहता है, और फेडरलिज्म का इशू हमेशा से क्या रहता है, न्यूज में रहता है। अनफेटर्ड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो बहुत सारी अनलिमिटेड जो पावर इलेक्शन कमीशन को दे दिए, उससे क्या होगा, वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे देखें, मैंने जैसे बताया दोस्तों, ये हैं संजीव खन्ना जो हमारे एक्स सीजीआई थे। ये क्या है दोस्तों, संजीव खन्ना है। ये संजीव खन्ना है जिन्होंने क्या है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन दी है, अपनी ओपिनियन दी है। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल है दोस्तों, जो साइमल्टेनियस जो इलेक्शन बिल है उसके ऊपर क्या है दोस्तों, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है और बताया है कि इलेक्शन कमीशन को अनलिमिटेड पावर देना डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को अनलिमिटेड पावर नहीं देनी चाहिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अगर हम अनलिमिटेड पावर देते हैं तो क्या किया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका क्या करती है दोस्तों,
उसका मिसयूज करती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम की पॉइंट देखते हैं। जो जस्टिस खन्ना है उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो उन्होंने रिटिन में ऑब्जर्वेशन दिया है, रिटिन में अपनी ओपिनियन दी है। तो उनके की पॉइंट क्या है, व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ द जस्टिस खन्ना, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो उनके की पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड डिजायरेबिलिटी। जैसे ये जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो वैलिड है, उसके अंदर 0% कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड एंड डिजायरेबिलिटी, कोर्ट्स ओनली चेक द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। जो कोर्ट्स क्या चेक करती है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उसका, जो कोर्ट्स का काम क्या होता है, व्हाट आर द, मतलब कोर्ट्स का काम क्या होता है, कोर्ट्स बस ये डिसाइड कर सकती है क्या ये जो बिल है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी आर्टिकल को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो कोर्ट का सिर्फ काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं है उसको चेक करती है। तो क्या है, कोर्ट का क्या काम है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंस है उसको चेक करना। और क्या है दोस्तों कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने बताया कि उनको चेक करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुरूप उसको बनाया गया है या नहीं, जो हमारा संविधान है उसके अनुरूप उस लॉ को बनाया जा रहा है या उस बिल को लाया जा रहा है। बस यही काम होता है कोर्ट्स का। लेकिन दे डोंट डिसाइड, लेकिन कोर्ट का काम ये नहीं है, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जो बिल है या वो लॉ है वो या गुड है या बैड है। ये कोर्ट का काम नहीं है कि इस लॉ को अच्छा बनाया गया या इस लॉ को बेकार बनाया गया है, दिस लॉ इज गुड और बैड, ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अच्छा, फेडरल कंसर्न क्या है, व्हाट आर द फेडरल कंसर्न और ऑफ द ओपिनियन ऑफ किसके, जस्टिस खन्ना के। व्हाट आर द फेडरल कंसर्न, तो जो साइमल्टेनियस पोल होगा वो क्या करेगा, जो इंडिया का जो फेडरल स्पिरिट है उसको डाइल्यूट करेगा। अगर मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन को लागू कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, जो फेडरल स्पिरिट है इंडिया की उसको क्या करेगा, वो डाइल्यूट करेगा। और जो सेंटर स्टेट जो डायनामिक है वो शिफ्ट हो जाएंगी सेंट्रलाइजेशन पे। जैसा आपको पता होगा, मैंने जैसे बताया कि जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो क्या है, उसका जो डायनामिक है वो टुवर्ड द किसकी तरफ चला जाएगा, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जो डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने जैसे बताया ये अनफेटर्ड डिस्क्रिप्शन देती है। क्या देती है, टू डिसाइड। जो इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड कर सकता है, व्हाट डिसाइड, मतलब व्हाट कैन बी द डिसाइड, इलेक्शन कमीशन डिसाइड क्या कर सकता है कि जो असेंबली पोल है कैन और कैन नॉट बी होल्ड विद लोकसभा। क्या डिसाइड कर सकता है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिसाइड कर सकता है क्या जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है वो लोकसभा के साथ कराए जाएं या ना कराए जाएं। मान लीजिए कि लोकसभा डिजॉल्व हो गई, आज लोकसभा डिजॉल्व हो गई और जो स्टेट असेंबली है उसको अभी 2 साल हुए इलेक्ट हुए, लेकिन अगर लोकसभा डिजॉल्व होती है तो क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट टूट जाएगा, क्योंकि लोकसभा डिजॉल्व होते ही स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा, साथ में इलेक्शन कराने पड़ेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन के। वो 5 साल तक नहीं चलती। तो ईसी के पास पावर है, वो क्या कहते हैं लोकसभा के साथ क्या कर सकती है, इलेक्शन करा सकती है और नहीं भी करा सकती है, और प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकती है कि जो इलेक्शन है स्टेट असेंबली के उसको पोस्टपोन किया जाए। अच्छा, जो अकाउंटेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो रेज होता है, इसमें क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है उसको रेज किया जाता है जुडिशियल रिव्यू वर्सेस मेरिट रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, चेक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, और जो मेरिट रिव्यू क्या है, वेदर लॉ इज वाइज इफिशिएंट
जो लॉ इफिशिएंट है और डेमोक्रेटिक है, कोर्ट नॉट डिसाइड दिस, ना वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि लॉ वाइज है, इफिशिएंट है और डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। कोर्ट का दोस्तों ये काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, जो नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली, वो क्या है सितंबर में इंडिया विजिट कर सकते हैं। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, वो क्या कर सकते हैं, वो सितंबर में कहाँ विजिट कर सकते हैं, इंडिया के विजिट कर सकते हैं। नेपाल पीएम कोली विजिट इंडिया और स्ट्रेंथिंग द बायलेटरल टाइज। जो इंडिया और जो नेपाल के थोड़े से रिश्ते ऊपर नीचे रहते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्या है, हाँ, जो नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली एक्सपेक्टेड टू विजिट इन इंडिया सितंबर 2025 को। इंडिया की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री हैं, जो क्या है पीएम ओली से मिले और जो एफएम अजरू राणा देवा हैं उनसे मिले और नेपाली ऑफिशियल इन काठमांडू में मिले। मिश्री क्या है पीएम ओली से मिले हैं और जो फिनांस मिनिस्टर हैं अजरू राणा देवा उनसे मिले हैं और नेपाली जो ऑफिशियल हैं उनसे मिलेगा काठमांडू में। विजिट एक्सपेक्टेड टू रिवाइव द हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग। जो विजिट है उससे एक्सपेक्टेड की जा रही है जो बायलेटरल जो टॉक है या बायलेटरल डायलॉग है वो होगा आफ्टर द डिले सिंस ओली टुक ऑफिस जुलाई 2024। जब से ओली ने अपना ऑफिस संभाला है जुलाई 2024 से कोई भी इंडिया और नेपाल के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक नहीं हुई है दोस्तों, कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ है उनके बीच। आगे बढ़ें, आप देख सकते हैं जो दोस्तों ये जो हैं मिश्री जी हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों ये हैं फॉरेन सेक्रेटरी मिश्री जी हैं, उनके साथ हैं नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, जिन्होंने ऑफिस कब संभाला 2024 में संभाला। जब से क्या हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच क्या है कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक नहीं हुआ है। आगे बढ़ें और देखें इंडिया नेपाल रिलेशन करंट डेवलपमेंट क्या है। इंडिया और नेपाल के बीच जो रिलेशनशिप है उनका करंट डेवलपमेंट क्या है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जैसा आपको पता होगा इंडिया जो है हमेशा जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटी देता रहा है। जो अपने नेबरहुड है उनका बड़ा ख्याल रखता रहा है इंडिया, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे हम भूटान की बात करें, चाहे हम मालदीव्स की बात करें या श्रीलंका की बात करें, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटी देता रहा है। नेपाल अप्रिशिएट द इंडियाज कमिटमेंट कनेक्टिविटी को लेके, ट्रेड को लेके और जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है उसको लेके क्या है इंडिया हमेशा कमिटमेंट दिखाता रहा है जो अपनी नेबर्स कंट्री हैं उनके लिए। और इंडिया क्या करता रहा है, इंडिया ने रीअफर्म किया है कि नेपाल जो है इंडिया का कैसा पार्टनर है, नेपाल इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन साउथ एशिया। अगर हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडिया और नेपाल के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन कौन कौन से हुए हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई अगर हम 2025 की बात करते हैं तो होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुई थी। जो होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच, एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर मैनेजमेंट को साइन हुआ। और जो एंटी टेरर कोलैबोरेशन है, उस जो एंटी टेरर की कोलैबोरेशन है वो हुई। नेपाल ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है, सपोर्ट किया अगेंस्ट द टेररिज्म। अगर हम जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो विजिट डिले क्यों हो रही है, व्हाट आर द रीजन के जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के केपी शर्मा ओली उनकी विजिट डिले क्यों हो रही है, ड्यू टू द नेपाल इंटरनल पॉलिटिक्स। जो नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से क्या हो रही है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो भारत विजिट है वो डिले हो रही है। एंड शिफ्टिंग रीजनल डायनेमिक्स, इंडिया जो है बहुत उत्सुक है। इंडिया किस चीज़ के लिए उत्सुक है, जो स्टेबल है, मेंटेन स्टेबल रिलेशन आफ्टर द बांग्लादेश
पॉलिटिकल अपहेविल या जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके लिए जो अगस्त 2024 में हुआ। इंडिया जो है ऑलरेडी होस्टेड द मालदीव प्रेसिडेंट म्यूजी अक्टूबर 2024। मैंने जैसे बताया इंडिया हमेशा से क्या रहा है, नेबरहुड जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसको प्रायोरिटाइज करता रहा है, अपने नेबर्स का वो ख्याल रखता गया है। हम मालदीव्स की बात करते हैं, श्रीलंका का जब क्राइसिस था तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन की हेल्प की बात करें या हम लोन की बात करें या उनको क्राइसिस से निकालने की बात करें, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो इंडिया हमेशा से, अभी मालदीव्स के साथ उन्होंने जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे म्यूजू, उन्होंने अभी ऑलरेडी होस्टेड किया है। ये जो विजिट है इतनी मैटर क्यों करती है ये जो विजिट है दोस्तों, मैटर इसलिए करती है बायलैटरल डायमेंशन से। इससे क्या होगा, हमारे ट्रेड पर बात होगी, कनेक्टिविटी पर बात होगी, ऑपरेशन है दोस्तों वो क्या होंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे। और जो हाइड्रो पावर है और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है उसको क्या मिलेगा दोस्तों, पुश मिलेगी। बात करें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल पे काफ़ी बढ़ रहा है। अगर नेपाल पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, जो रीजनल डिप्लोमेसी है दोस्तों, जो इंडिया का जो रोल है रीजनल डिप्लोमेसी में, वो क्या है दोस्तों, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना नेपाल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, नेपाल में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहिए। उस पॉलिसी है उसको री करना चाहिए। नेपाल के अंदर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी री करना चाहिए नेपाल के अंदर दोस्तों। नेपाल जो स्टेट है एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में, तो हमेशा नेपाल को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए इंडिया को, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रीइंफोर्स करना चाहिए। और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो स्टेबल रहेंगे तो उससे होगा क्या, अगर मान लीजिए इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं या जो रिलेशनशिप है उससे होगा क्या, अगर वो रिश्ते जो हैं स्टेबल रहते हैं तो उससे होगा क्या दोस्तों, वो किस चीज़ के लिए वो एसेंशियल है, सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर पीस के लिए और हिमालयन जियोपॉलिटिक्स के लिए, बॉर्डर पीस के लिए और हिमालयन जियोपॉलिटिक्स के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज डेट हो रही है दोस्तों, आज कितनी डेट है, आज डेट हो रही है 18 अगस्त 2025, 18 अगस्त 2025 हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करंट अफेयर्स का इतना आसान वे में समझाएं कि जो लोग द हिंदू के न्यूज़पेपर में पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है उनको आसान भाषा में हम समझा पाएँ। तो हमने यही कोशिश की है दोस्तों। और फीडबैक आए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, और शेयर ज़रूर करें, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज।